हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेक्शन डी टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक पे हम पढ़ते हैं कि सेल कितने टाइप के होते हैं। सेल मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डेली लाइफ में सेल ही बोलते हैं। यस, जो हम कमर्शियल लैंग्वेज में सेल बोलते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इसी सेल को अब दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होती है प्राइमरी सेल एंड सेकंड कैटेगरी होती है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा से रीयूज नहीं किया जाता, जैसे कि इसके एग्जाम्पल है ड्राई सेल और दूसरा एग्जाम्पल है मर्करी सेल। सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद हम इन्हें बार बार रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स होते हैं निकैड सेल और दूसरा एग्जाम्पल होता है लेड स्टोरेज बैटरी। अब हम इन सेल की वर्किंग को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। सो ड्राई सेल वो सेल होते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये वंस यूजेबल होते हैं, एक बार यूज करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। क्या होती है इनकी वर्किंग, आइए देखते हैं इस पर एक एनिमेटेड वीडियो। Dry cell. The cell consists of a cylindrical zinc container which also acts as anode. The cathode is a carbon rod surrounded by powdered MnO2 and carbon. The space between electrodes is filled by a moist paste of NH4Cl and ZnCl2. The graphite rod is fitted with a brass cap for better electrical contact, and the cylinder is sealed at the top with pitch. The zinc container is covered with cardboard to protect Zn from atmospheric oxidation. The cell has a potential of nearly 1.50 volts. Dry cells find extensive use in torches, transistors, radios, clocks, etc. मर्करी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस में यूज किए जाते हैं। जनरली इनका सेल पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स लाइफ कांस्टेंट होता है। इसका रीजन है कि इसकी ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो ई सेल की वैल्यू बनती है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन इनटू log 1, और आप जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए ई सेल की वैल्यू ही ई नॉट सेल आती है। क्या होती है इसकी वर्किंग, आइए देखते हैं इस एनिमेटेड वीडियो को। Mercury cell. In mercury cell, zinc mercury amalgam is the anode and a paste of HgO and carbon acts as cathode. The electrolyte is a paste of KOH and ZnO. They produce constant voltage of 1.35 volt during their discharge. The cell potential remains constant during its life, as the net reaction does not involve any ion in solution, whose concentration might change during the discharge of the cell. Mercury cell finds extensive use in heart pacemakers, watches, cameras, hearing aids, etc. कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे सेल को सेकेंडरी सेल कहते हैं और इस कैटेगरी में फर्स्ट एग्जांपल आता है निकैड सेल। निकैड सेल जनरली निकेल और कैडमियम से मिलकर बना होता है। निकेल और कैडमियम इलेक्ट्रोड्स का काम करते हैं और इसीलिए इन्हें शॉर्ट फॉर्म में निकैड सेल कहते हैं। क्या होती है इनकी वर्किंग, देखते हैं इस एनिमेटेड वीडियो में। Nickel cadmium storage cell. In this cell, anode is made up of cadmium and the cathode is comprised of a metal grid containing nickel oxide. The electrolyte is KOH solution. The cell has a voltage of about 1.4 volts. There are no gaseous products formed during the discharge of battery, and solid products formed adhere to the electrodes, which therefore are reconverted by the charging processes. These cells are extensively used in electronic watches and calculators. लेड स्टोरेज बैटरी ये एक ऐसी बैटरी है जो हम घर में यूज करते हैं, इसी को हम इन्वर्टर बैटरी भी कहते हैं। इस बैटरी के अंदर लेड की प्लेट्स होती हैं जो लेड सल्फेट में डिप होती हैं।
इसकी वर्किंग को समझने के लिए इस वीडियो को देखते हैं। Lead storage battery. It normally consists of 6 voltaic cells connected in series. In each cell, anode is made of spongy lead and cathode is a grid of lead packed with lead dioxide. Electrolyte is H2SO4 solution, which is 38% by mass. Sulfuric acid is consumed in the reaction during discharge of the battery, and as a result, the density of acid falls. When the density of solution falls below 1.20 gram centimeter raised to the power -3, battery needs recharging. When electrical energy is supplied to the battery from an external DC source, cell operates like an electrolytic cell and chemical reactions take place. But now, the electrode reactions are reverse from those that occur during the discharge of the battery. To increase current output of the cell, anode and cathode are arranged in alternating manner and are separated from each other by sheets of insulating material. Each voltaic cell has a potential difference of about 2 volts. Therefore, to have an output of 12 volts, 6 cells of the battery are connected in series. अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, एक और कैटेगरी सेल की होती है जिसे हम फ्यूल सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने H2 गैस को या मिथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज किया है और ऑक्सीजन गैस को एज एन ऑक्सीडाइजर यूज किया है। H2 और O2 के कॉम्बिनेशन से H2O बनता है। जनरली इस तरह के सेल्स हम रॉकेट्स में या अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज करते हैं। इस सेल का बेनिफिट है कि इसमें फ्यूल पहले से ही रॉकेट में प्रेजेंट है, ऑक्सीडाइजर ये भी रॉकेट का पार्ट है और जो प्रोडक्ट बनता है वो एस्ट्रोनॉट्स के पानी पीने के काम आता है। इस सेल से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट मानी जाती है। लेट्स वॉच द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल। Fuel cell. Fuel cells are electrochemical cells in which the substance oxidized is not electrolyte or electrode material but an externally supplied substance which can also be used as a fuel in a heat engine. A fuel cell is a device of converting chemical energy of a fuel directly into electrical energy without using a heat engine. A regulated continuous supply of a conventional fuel like hydrogen is oxidized at anode and a conventional supporter of combustion like oxygen is supplied and reduced at cathode. The cell runs continuously as long as the hydrogen and oxygen gases are supplied into the cell. Fuel cells do not cause any pollution problem. So, अभी हमने पढ़ा सेल के बारे में और अब हम बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन, जैसा कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें मेटल अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये फिनोमिना कुछ मेटल्स के लिए बेनिफिशियल होता है लेकिन कुछ मेटल्स के लिए हार्मफुल होता है।
जैसे कि एल्यूमिनियम पर जब ऑक्सीजन अटैक करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर इस पर डिपॉजिट हो जाती है, जिससे फर्दर एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं हो पाता। तो हम कहेंगे ये उसके लिए एक बेनिफिशियल सपोर्ट है। लेकिन आयरन पर जब ऑक्सीजन अटैक करता है तो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और इसी को हम रस्ट कहते हैं। कैसे बनता है आयरन ऑक्साइड, देखते हैं इस वीडियो में। The impure iron surface behaves like a small electrochemical cell in presence of water containing dissolved oxygen or carbon dioxide. Such a cell is also called corrosion cell. Pure iron acts as anode and impure surfaces act as cathode. Moisture having dissolved oxygen or carbon dioxide in it constitutes electrolytic solution. At anode, oxidation of iron atoms takes place. At cathode, the electrons are picked up by H+ ions. The hydrogen atoms reduce the dissolved oxygen. The ferrous ions so formed move through water and come at the surface of iron object, where these are further oxidized to ferric state by atmospheric oxygen and constitute rust. कोरोजन को प्रिवेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। कोरोजन को रोकने के लिए हम पेंटिंग कर सकते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। कौन से मेथड एप्लीकेबल हैं? Let's watch this video. When iron and steel are exposed to oxygen and moisture, rusting will occur. Rusting describes the corrosion of iron and steel. The term corrosion is used to describe the breakdown of a metal when exposed to the environment. When we say a metal corrodes, we mean that it has reacted with water and oxygen from the environment to form their respective oxides. We can demonstrate this using a simple experiment. Place an iron nail in 4 test tubes. Fill one with regular tap water until the nail is submerged. Fill another with regular tap water and add half a spoonful of sodium chloride, regular table salt. Shake from side to side to ensure that sodium chloride fully dissolves. Fill the 3rd test tube with recently boiled water and add a thin layer of oil. When we boil the water, we remove any dissolved oxygen, and the layer of oil prevents any oxygen from further dissolving. In the last test tube, add a spoonful of calcium chloride. Calcium chloride removes moisture or water. So in the first test tube, the nail is exposed to oxygen and moisture. In the second test tube, the nail is exposed to oxygen, moisture, and salt. So in the third test tube, the nail is only exposed to water. In the fourth test tube, the nail is exposed only to oxygen. Stopper all 4 test tubes with a rubber bung and let stand for a couple of days. You will find that the nails in the first and second test tubes have rusted. In particular, the nail in the second test tube has rusted more than the nail in the first test tube, and the rust has likely flaked off. You may see a reddish-brown precipitate at the bottom of these tubes. The nails in the third and fourth test tubes have not rusted. So what has happened here? The iron has undergone an oxidation reaction, forming hydrated iron trioxide or rust. Salt and acid act as a catalyst for this reaction, which is why the nail in the second test tube formed more rust than the nail in the first test tube. Rusting can be very costly if we have to constantly replace these items made of iron and steel. Rust can be prevented if we paint the areas exposed to oxygen and moisture. This is done on many bicycles and cars. Another method to prevent rust is by placing a layer of oil or grease. This is done on many bicycle chains. It helps lubricate the moving parts, which reduces friction and slows down the rusting process. Another way to prevent rusting is a sacrificial protection method called galvanizing. Have a look at this reactivity table. Zinc is more reactive than iron. When exposed to oxygen and moisture, zinc will corrode faster than iron.
So if we put them together, zinc protects iron but is sacrificing itself, hence the term sacrificial protection. This method is applied to prevent rusting on ships. The oxidation of zinc can be described using this following equation. So besides preventing rusting, there is another advantage to this galvanizing process. The formed zinc oxide layer can be removed, and the freshly exposed zinc can corrode once again, thereby further protecting the iron or steel hull. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ इस चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।